Hello everyone guys, welcome to all of you. How are you all? Welcome Sudipta, welcome here. How are you? कैसे हो? ओम, माधुरी, welcome to all of you. Yes, okay. चलो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी. फिर we will start. Welcome, welcome, welcome. Welcome to Noon Academy and welcome. Yes, yes, yes. क्या बात है? जल्दी आ जाओ. I'm fine, I'm fine. What about you? Welcome. Good afternoon. Thank you so much Adit. Welcome, welcome, welcome. क्या बात है? I'm fine. What about you? Welcome Krishna, Tanaya. Welcome Chaitanya. Welcome. Welcome to all of you. Good evening. ओके गुड इवनिंग ठीक है सर फुल स्ट्रेटजी बताओ टाइम का. यस यस श्योर श्योर सारी चीजें आज आप लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज किया गया है. तो आज का जो वर्कशॉप है ये सिर्फ तुम सब लोगों के लिए है. ठीक है. और इस वर्कशॉप में तुम लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है. बहुत कुछ मालूम पड़ेगा. सिर्फ तुम सब लोगों के लिए यहाँ पे नून एकेडमी ने अरेंज किया है. बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है. ठीक है. आज 10th वालों के लिए है. कल 12th वालों के लिए रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट. पूरे 1 आवर का जो ये वर्कशॉप है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा तुम लोग को. ठीक है. तुम्हारे पेपर्स भी आ रहे हैं. लास्ट टाइम पे तुम क्या करोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे, कैसे लर्निंग करोगे, क्या पढ़ोगे, किस तरीके से पढ़ोगे. ठीक है. सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज तुम्हें पता चलेंगे. 30 days का प्लान बताऊंगा, हाउ टू रिवीजन. ठीक है. तो ये सारी चीजें सब पता चलेंगी. यस यस वेलकम. लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करोगे, जस्ट noonacademy.com लिखो एंड ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और क्लास में अपने आप अटेंड हो जाओगे. ठीक है. अंदर आ जाओगे तुम. आई एम फाइन. व्हाट अबाउट यू? सर माइक ऑन करो, आज सबके डाउट क्लियर करो. यस यस श्योर, व्हाई नॉट बालशंकर. क्लिक करता हूँ मैं. यस चलेगा. जितने लोग भी 9th से 10th में जाने वाले हो या 10th में हो सभी लोगों के लिए ये वर्कशॉप है. सभी लोगों के लिए. आई एम फाइन सुशांत. व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हो? यस सभी सब्जेक्ट में के बारे में भी डिस्कशन होगा. ओनली नॉट फॉर साइंस. ठीक है. सबके बारे में होगा. डोंट वरी. बस सब लोग फटाफट यस लेट्स बिगिन तो शुरू करेंगे. ओके. आई एम फाइन. ऋतुराज कैसे हो आप? वेलकम रोशनी. वेलकम अदिति. हाउ आर यू? कैसे हो? अंश. यस या ग्रेट. वेलकम. चलो सो यस लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं. तो गाइज माय नेम इज प्रशांत एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. ठीक है. सो आज का जो वर्कशॉप है, ओके आज का जो वर्कशॉप है सो ये 3 PM टू 4 PM के बीच में रहेगा जैसे कि आप सब जानते हो. ओके. एंड सो लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं. तो गाइज सबसे पहले ना इस वर्कशॉप का जो मेन इंटेंशन है तुम सबको गाइड करना एंड तुम सबको प्रॉपर स्ट्रेटजी देना. तुम सबको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीजें बताना कि कैसे क्या तुम इन फ्यूचर करोगे. बहुत कुछ तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा. ओके. इस बात को आपको समझना है. यस यस आपको कौन नहीं जानता. ऐसा ऐसा कुछ नहीं. इट्स ओके सुशांत. सब तुम सबके सपोर्ट से हुआ है. ऐसी कोई बात नहीं है. ओके. सो 30 days की स्ट्रेटजी. देखो यार इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है. अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो सबसे बड़ी इशू तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या है, मतलब 10th में हो तो क्या इशू है. अगर तुमको अभी जस्ट 29 अप्रैल को जो तुम सबका स्टेट बोर्ड का पेपर आने वाला है, तो अगर तुम सबका 29 अप्रैल से पेपर है तो पेपर में सबसे बड़ी इशू बात ये कि तुम्हारा पढ़ के हुआ है. अगर हुआ है तो रिवाइज कैसे करोगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेशन कहाँ से होंगे, किस तरीके से क्या क्या चीजें करोगे, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. किस तरीके से उन्हें लिखोगे, राइटिंग स्किल कैसे इंक्रीज करोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे पेपर को. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं. तो वो सब अवॉइड करना होगा. कैसे करोगे, कैसे अपनी प्रॉब्लम को पहचानोगे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, सब कुछ ऐसे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. सो 30 days की स्ट्रेटजी ये जो यहाँ पे है ना लास्ट मिनट की स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं, और यहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा. देखो यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो तो मैं तुमको कवर कर दूं यहाँ पे कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है कि 30 days में सारा का सारा पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया जाए, सो ऐसा तो इम्पॉसिबल है. क्योंकि दुनिया का कोई भी टीचर अगर ऐसा कहता है कि 30 दिनों में पूरा सिलेबस साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और जितने भी हैं, तो अगर आप चाहो और सारे लैंग्वेजेस जो हिंदी, इंग्लिश और मराठी है, तो अगर आप चाहो तो ये सारा कवर करना है तो ये इम्पॉसिबल है. कोई कर नहीं सकता इतना. ठीक है. इस बात को आपको ध्यान देना है.
लास्ट मिनट में इतना भला कैसे हो सकता है? 30 दिन में कोई कंप्लीट कर सकता है क्या? चैप्टर ही 80 चैप्टर टोटल होते हैं पूरे 10th का मिलाओगे अगर तुम, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सब कुछ अगर सारे सब्जेक्ट का मिलाते हो तो 30 डेज में नॉट पॉसिबल। बट क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं है तो उसे पॉसिबल बनाया जाएगा। कितना पॉसिबल हो सकता है वो किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो जितने भी बच्चों को यहाँ पे स्ट्रेस है, टेंशन है, वो कहते हैं कि हमारा पढ़ के नहीं हुआ है, क्या पढ़ें हम लोग, कैसे पढ़ें, ये सारी चीजें बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट बात होती है। यस, क्वेश्चन यू कैन आस्क शोएब, आस्क मी। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें है ना, कैसे तुमको क्या स्ट्रेटजी मिलेगी एग्जैक्टली देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो कि तुम्हारे सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना अच्छे से, और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहली बात ना, तुम्हें अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। जो तुम्हारे टाइम का पूरा डिवीजन है वो तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। किस तरीके से करोगे? इस वक्त तुम्हारे स्कूल वगैरह के प्रैक्टिकल्स वगैरह तुम्हें पता है, हॉल टिकट भी जल्दी ही आएगी अर्चित, डोंट वरी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सेशंस वगैरह तुम्हारे यहाँ पे कॉलेज में हो रहे होंगे, अगर हो रहे होंगे तो, वरना हर कॉलेज के सेक्शन के वाइज डिपेंड करता होगा। कॉलेज स्कूल वगैरह तुम जा रहे होगे तो अच्छी बात है, वरना ठीक है, कोई नहीं। बट इस लास्ट मिनट में तुम्हें अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। स्कूल में अगर बुलाते भी हैं तो इट्स ओके, यू कैन गो, और तुम्हारे ऊपर है। बट यस, तुम्हें यहाँ पे एक बात बताता हूँ, तुम्हारा जो टाइम है ना उसको सेक्शंस में डिवाइड करो। कितने सेक्शन में? 3 आवर के सेक्शंस में तुम्हें उसे डिवाइड करना है। अब तुम ये 3 आवर कैसा भी दे सकते हो, तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? कि मे भी तुम इसको, इस वाले टाइम को तुम मॉर्निंग में दे दो, तुम इसको आफ्टरनून में दे दो, ठीक है, या तो तुम इसको नाइट में दे दो, इवनिंग में, ठीक है, तुम कहीं थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाओगे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान देना अच्छे से। होम सेंटर विल बी गिवन, या होम सेंटर मिलेगा। अभी जस्ट मिनिस्टर से बातें चल रही, देखते हैं क्या होता है। हम सभी टीचर्स लोग ने बहुत कुछ किया है, अब देखेंगे क्या होगा। ठीक है, और क्या अर्चित, डोंट वरी। तुम देखो सेंटर कहाँ अलॉट होगा, एक अच्छा स्टूडेंट ना कभी ये नहीं सोचता कि हमारा सेंटर कहाँ अलॉट होगा, कब हॉल टिकट आएगा, टाइम टेबल क्या होगा। समझ रहे हो ना? जो एक बेस्ट स्टूडेंट होता है वो सिर्फ क्या सोचता है कि हमारा पेपर होगा, कैसे पेपर जाएगा, और हम उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ जरा ध्यान दो सभी लोग। तो देखो यार, जो मॉर्निंग के 3 आवर हैं, इन 3 आवर्स में तुम लोग को करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंटली उठते ही तुम लोग को अपना जो टारगेट है कि आज मुझे साइंस का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन साइंस 1 का कंप्लीट कर देना है। तो अगर सपोज दैट तुम ग्रेविटेशन यहाँ पे शुरू भी कर देते हो, ठीक है, अगर तुम स्टार्ट भी करते हो ग्रेविटेशन, तो किस तरीके से तुम इसको पढ़ोगे? तो देखो, जैसे कि पॉइंट्स होते हैं, पढ़ने के तरीके होते हैं, इस वक्त तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तुम एक्सरसाइज कर लो, ओके, उसके बाद तुम लोग एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी और, फॉर एग्जांपल लाइक तुम्हारे पास इस वक्त 21 अवेलेबल होगा, तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो ना? प्रैक्टिस सेट। तुम्हें क्या लगता है कि जो एक्सरसाइज में है और जो 21 में है, जो प्रैक्टिस सेट में है, सब अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सभी में सेम ही होता है, बट क्वेश्चन को लिखने के तरीके अलग होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं कि चलो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो मैं किस तरीके से पूछ सकता हूं? मैं पूछ सकता हूं डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, स्टेट द स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स एग्जांपल। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एक ही टॉपिक के, करीबन 6 से 7, 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन एक तरीके से, ऐसे बस लैंग्वेज बदल दो, ऐसा होता है। समझ रहे हो ना? बाकी उसका आंसर सारी चीजें वही रहेंगी। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात को समझना है। तो आंसर सेम ही होता है, बट क्वेश्चन लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो पूरा पहले एक्सरसाइज करना है जिसमें सेम चीजें मिलेगी। 21 प्रैक्टिस सेट करोगे, उसमें भी तुमको 80% सब सेम मिलने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होगा तुम सभी लोगों के लिए। उसके बाद तुम्हें मॉर्निंग में करना क्या है? अब देखो, जब तुम एक बार एक्सरसाइज की लर्निंग कर लोगे, तो जब तुम्हारा ये आफ्टरनून वाला टाइम होगा, मे बी इस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो? अगर देखो, 2 तरीके बताता हूं। अगर तुम मॉर्निंग में उठो तो चैप्टर की रीडिंग कर लो, या तो फिर उसके बाद रीडिंग करने के बाद तुम ऐसा कर सकते हो कि पहले लर्निंग कर लो, और कुछ एग्जांपल्स जो हैं, एक्टिविटीज होती है अपने टेक्स्ट बुक में, उन एक्टिविटीज को तुम लोग यहाँ पे बाद में लर्निंग कर लो आफ्टरनून के टाइम पे। और जो ये नाइट का टाइम होता है ना, देखो आफ्टरनून के टाइम पे 2 ही काम करना है तुम्हें, जो इधर का 3 आवर है। देखो करीबन अगर इतने आवर तुम दिन के देते हो लास्ट के 30 डेज में, कसम से कहता हूं तुम्हारा बहुत फायदा होगा। ठीक है, इस बात को समझना है।
और तुम्हें मालूम है लास्ट मिनट में ऑब्वियसली इतनी मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर एक अच्छे इंसान को टॉपर बनना है तो ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे में पढ़ के हो जाएगा, अगर ज्यादा अच्छे मार्क्स निकालने हैं। और एक टीचर यही चाहेगा कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। और दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है कि तुम 2 घंटे में पढ़ के एकदम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी तो यार मेहनत करनी पड़ती है। मैं शॉर्ट तरीके भी बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, जिसमें से तुम जस्ट 50% निकाल लोगे, 60% निकाल लोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। 90+ चाहिए तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है लास्ट 30 डेज में। मेहनत तो भाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है यहाँ पे, या तो तुम पहले रीडिंग कर लो, ठीक है, या तो तुम बाद में रीडिंग कर लो। इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, नाइट के टाइम पे जब तुम सोने जाओगे उससे पहले तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चंस तुमने यहाँ पे लर्न किए आज पूरे दिन भर में, उसको पूरा तुम्हें लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग करके तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इतना टाइम तक तुम पढ़ते हो, थोड़ी सी मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली तुम लोग ना बहुत अच्छे खासे मार्क्स निकाल लोगे। तो यार ऐसी तरीके की थोड़ी स्टडी करो, मतलब एक ही प्लानिंग है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है। सुबह उठो, चैप्टर की रीडिंग करो, रीडिंग करने के बाद उसको लर्न करो, ठीक है, लर्निंग के बाद तुम लोग को उसको राइटिंग करनी है, ठीक है, राइट करो, और देन उसके बाद एक बार रिवाइज करना है, एंड देन उसके बाद सो जाना है। देन अगेन इसी साइकिल को अगेन तुम्हें फॉलो करना है। अगर इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे, और सक्सेस तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। ओके, इस बात को तुम सबको ध्यान देना है। ओके, सो फाइन, अभी मैं तुम सबके क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यस, वेलकम पायल, उमेश, पलक, सिमरन। सर अगर एक दिन में ओनली साइंस का ही पढ़ेंगे तो व्हाट अदर सब्जेक्ट्स? तो दूसरे दिन मैथ्स का पढ़ना होगा। इसके बारे में भी मैं बात करने ही वाला था, तुमने बोल दिया, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे अगर सपोज दैट, देखो दो तरीके से स्टडी की जाती है। कुछ बंदे होते हैं कि दिन में दो दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ लोगों को क्या होता है कि दिन में दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते है ना आदित्य। क्या होता है ना कि अगर वो आज मैथ्स पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यार कंफ्यूजन हो रहा है, सिर्फ मैथ्स पढ़ा है और साइंस का क्या, ठीक है, तो वो उनको भूलने लगता है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ एक दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट करते हैं, मतलब आज साइंस का एक चैप्टर तो कल मैथ्स का एक चैप्टर, परसों हिस्ट्री का एक चैप्टर तो फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हिंदी पढ़ लेंगे तो कल फिर दूसरा और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। इस तरीके से सभी की स्ट्रेटजी होती है अपनी अपनी। तो ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तुमसे बेटर तुमको कौन जान सकता है, ठीक है। एक तुमको, तुम एक स्टूडेंट हो, तुमको तुम्हारे से बेटर कौन जानेगा कि तुम किस तरीके से पढ़ते हो। किसी किसी को डे में स्टडी अच्छी होती है, किसी की नाइट में स्टडी अच्छी होती है। इट्स योर चॉइस कि तुम नाइट में पढ़ते हो कि तुम डे में पढ़ते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, कभी भी पढ़ो लेकिन इफेक्टिवली पढ़ो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो एंड ओवर थिंकिंग करोगे। कि देखो क्या होता है ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो इस चीज को फोकस करो जो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया है। तुम्हें उठना है एंड रीडिंग करनी है, देन एक्सरसाइज की लर्निंग, 21 वगैरह से लर्निंग, डाइजेस्ट में से क्वेश्चन आंसर की लर्निंग। उसके बाद तुम्हें राइटिंग करनी है। कितना राइट करना है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो याद नहीं होते, डायग्रामेटिक क्वेश्चन होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस को तुमको लिखना होता है, राइट करना होता है, समझा अच्छे से, जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस होती है। और हर लिखी हुई चीज ना हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है, कभी भूलती नहीं है। देन एक बार सोने से पहले फोन नहीं चलाना है, एक बार सिर्फ रिवाइज करना है जो भी तुमने आज लिखा है, जो तुमने आज पढ़ा है। अगर तुम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो फिर ऑब्वियसली तुम रिवाइज कर सकते हो फोन से भी। एंड उसके बाद तुम्हें जाके फिर से सुबह उठना है और फिर रीडिंग से शुरू करना है दूसरे चैप्टर के लिए। इसी तरीके से तुम्हें ध्यान देना है। डाइजेस्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी होगी फॉर क्लास 10th, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 11th 12th के लिए टेक्स्ट बुक काफी होती है, बट फॉर क्लास 10th यार डाइजेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब चलो मैं तुम लोग को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आज, जो कि तुम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। ये बात, इस पे थोड़ा सा फोकस करना अच्छे से, ठीक है। अब जरा ध्यान दो एक बार। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि मतलब हम किस टाइम पे पढ़ें, मतलब अगर हम रात के टाइम पे पढ़ते हैं तो फिर दिन में क्या करें। देखो एक बहुत बड़ी गलती करते हो, जितने लोग भी बंदे नाइट में पढ़ते हैं ना, उनकी मेमोरी में इश्यू क्यों हो जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या है, उन्हें भूलने लगता है, 10 मिनट पढ़ेंगे दिन उन्हें भूल जाएगा, 20 मिनट पढ़ेंगे फिर उसके बाद उन्हें भूल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम नाइट में पढ़ते हो तो फिर डे में तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, जरा बताओ। डे में तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? डे में तुम लोग आराम से थोड़ा सा आराम करो, सो जाओ, स्नैप ले लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं जो तुम क्या करोगे, तुम 10 बजे से अगर स्टडी स्टार्ट करते हो नाइट में, और अगर तुम 2 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक अगर स्टडी करते हो,
तो और फिर तुम सुबह सुबह 8 बजे या 7 बजे 6 बजे उठ जाओगे, ठीक है, ऐसा करोगे तो तुमने कितने घंटे सोया? फिर मिनिमम 8 आवर की जो स्लीपिंग है तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे ना, जो भी याद है वो भी भूल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये रीजन है कि तुम लोग ज्यादा जागते हो ना, इस वजह से तुम्हारी मेमोरी बहुत वीक हो रही है और 1-2 दिन से ज्यादा तुमको क्वेश्चन के आंसर याद नहीं रहते हैं, और यही रियलिटी है। ठीक है, इस बात को तुम्हें फोकस करना है। तो यार, अगर तुम ना नाइट में, अगर सपोज तुम स्टडी कर रहे हो तो डे में फोन मत चलाते बैठो, इसे अच्छी स्टडी नहीं कहेंगे। और इसीलिए पुराने जमाने में, पहले के टाइम पे क्या कहते थे कि मॉर्निंग में पढ़ने का, आफ्टरनून में पढ़ने का, इवनिंग में पढ़ने का, और 9 PM या 9 PM या 10 PM को सो जाने का, फिर सुबह 6 AM को उठने का। ऐसे में क्या होता है कि तुम नाइट में भरपूर अच्छे से मस्त नींद ले लेते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, अच्छे से समझ रहे हो। और जब तुम एक बार स्लीपिंग अच्छे से कर लेते हो और मॉर्निंग में एकदम फ्रेश रहोगे, मस्त पढ़ना शुरू होता है। मे भी किसी किसी इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या है। बट यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया। स्लीपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सो देखो, एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा नहीं कि तुमने पहाड़ उठा लिया है, पूरे साल भर तो तुमने कुछ किया नहीं होगा। अगर किए भी हो तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब एग्जाम चालू तो तुम आराम से एकदम बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, रात भर जागोगे, ऐसी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इसे थोड़ा सा फोकस करना आप लोग। ओके, चलो, अभी मैं ना तुम लोग को आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ। अब थोड़ा सा तुमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये जो मैंने प्लानिंग बताई है, अच्छा, एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। देखो, अच्छा, और ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार टाइम टेबल दे दो हमें पढ़ने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं अपना टाइम टेबल तुम्हें दे दूंगा? देखो, एक जो बाकी के टीचर्स होते हैं या फिर कोई भी चीज है, वो क्या करते हैं, तुम्हें एक प्रॉपर टाइम देंगे, सुबह 7 बजे उठो, फिर 6 बजे उठो, फिर इतने से इतने बजे तक ये करो, उतने से इतने बजे तक ये करो, वो क्वेश्चन लर्न करो, ये टाइम पे ये करो। कर पाओगे? ऐसा कर पाते तो अभी तक मतलब कोई टेंशन ही नहीं होता। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, मैं तुम्हें एक प्रॉपर चीज सिखाता हूँ। अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो एक ही बात कहूंगा कि कभी भी टाइम के साथ बाउंड मत हो जाओ। तुम ना टारगेट बेस्ड स्टडी करो, जो कि सबसे बेटर है। मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब ये होता है, और टाइम का मतलब क्या होता है ये पहले समझो। अगर तुम टाइम के हिसाब से जा रहे हो तो तुम क्या कहोगे, आज मैं 6 बजे उठूंगा, 10 बजे तक आज मुझे पढ़ना है। तो 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं आराम से यहाँ पे जो भी हमारे पास घंटे मिलते हैं, इस घंटे तक मैं पढ़ाई करते रहूंगा। अब क्या पता तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन तुमको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, तुमको भूल गया, इफेक्टिव स्टडी किए कि नहीं किए, तुमको प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर आता है नहीं आता है, बस तुमको इतने घंटे पढ़ने, 6 से 10 तक पढ़ने, मतलब सिर्फ बैठने का दिखावा कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट टारगेट बेस्ड स्टडी? मतलब कि अगर मैंने आज ठान लिया है साइंस 1 का या साइंस 2 का, मान लो सपोज चैप्टर नंबर 2 मुझे करना है, चैप्टर नंबर 3 करना है, मान लो चैप्टर नंबर 6 करना है, एनिमल क्लासिफिकेशन, तो आज जब तक एनिमल क्लासिफिकेशन हो नहीं जाएगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। ये होती है टारगेट बेस्ड स्टडी। ऐसे में क्या होता है कि अपना फायदा होता है, और हम तब तक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहते हैं जब तक कि हमारा टोटल पढ़ के हो नहीं जाता। समझ रहे हो? और फिर जब हम सोते हैं, स्लीपिंग के पहले, जब हम लोग नाइट में, उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और जब सुबह उठेंगे तो परफेक्टली याद रहेगा, कभी भूल नहीं सकता हो। तो टारगेट बेस्ड स्टडी करो। अब ऐसे में क्या होगा, जब तुम टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अब कुछ बंदे यहाँ पे होंगे, बोलेंगे आज सर ने कहा है कि टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, मैथ्स 1 का अगर सपोज सिमिलरिटी उठा लेनी है मैथ्स 2 की, तो पूरी सिमिलरिटी चैप्टर को जब तक आज खत्म नहीं कर दूंगा तब तक उठूंगा नहीं। दिस इज नॉट द राइट वे। क्या करना है तुम लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब तुम सिमिलरिटी चैप्टर को उठाओगे तो उसको पढ़ने से शुरू करने से पहले एक बार अच्छे से उस चैप्टर को देखोगे कि इसमें है क्या चीजें, कैसे क्या क्या इस चैप्टर में अवेलेबल है, और उसके बाद 40 मिनट तक ही सिर्फ स्टडी करोगे, सिर्फ 40 मिनट पढ़ाई करोगे। अब 40 मिनट में भले 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, या एक ही क्वेश्चन हो, चलता है, बट ओनली 40 मिनट। उसके बाद 20 मिनट का गैप लेना है। समझ रहे हैं? 20 मिनट मस्त उठ जाओ, छोटा भाई होगा तो उसके साथ खेलो कूदो नाचो गाओ, जो करना है करो यार। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? बट हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20 मिनट्स तक तुमको फिर इंजॉय करना है, और जो भी 40 मिनट में तुमने स्टडी की है उसको आराम से अपने दिमाग में रखना है, फ्रेश करो थोड़ा दिमाग को, एंड देन आफ्टर दैट फिर से 40 मिनट के लिए फिर से बैठ जाओ स्टडी करना।
फिर समझो, फिर तुमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, 2 से 3 4 पेजेस तुमने पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरीके से तुमने कर लिया, उसके बाद फिर 20 मिनट के लिए बैठ जाओ। ऐसा तब तक करते रहो जो तुमने आज का टारगेट बनाया है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और जिस दिन से ऐसा होने लगेगा तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी ऐसा होगा कि तुम्हारा पूरा पढ़ के 2-3 घंटे में ही सब कुछ हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका बताओ कि आप डे में पढ़ते हो नाइट में पढ़ते हो। देखो भाई, मैं अगर अपना बताऊं कि मैं अपने टाइम पे क्या करता था, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नाइट में पढ़ रहा हूँ कि मैं डे में पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए सिर्फ ये इन्वायरमेंट से मतलब है कि हाँ, इस दुनिया में दुनिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन है कि रात है, समझ रहे हो, डे है कि नाइट है। देखो, एक अगर मैं अपनी बात करूं तो एक सिंपल सी बात, मेरा फंडा है, तुमको भी वही सिखाता हूं, वही ध्यान दो अच्छे से, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन है या रात है, यानी डे है या नाइट है। हमारे पास किताबें हैं और उसका आंसर हमें आना ही चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे रात भर मेहनत करनी पड़े, चाहे दिन में पूरा पढ़ना पड़े। जब तक हमको वो याद नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको लर्निंग करते रहूंगा, प्रैक्टिस करते रहूंगा, उसको रिवाइज करते रहूंगा, राइटिंग करते रहूंगा, और बार बार ऐसा करते ही रहूंगा, इस साइकिल को बार बार रिपीट करते रहूंगा, जब तक मुझे वो चैप्टर आ नहीं जाएगा। अब चाहे भले वो नाइट हो चाहे वो डे हो, बट हाँ, पढ़ने के बीच में 20 मिनट का गैप मैं हमेशा लेता था। मैंने जैसे बताया तुम्हें कि 40 मिनट पढ़ूंगा, 20 मिनट गैप लूंगा, फिर 40 मिनट पढ़ूंगा, फिर 20 मिनट गैप लूंगा, और ऐसा तब तक करते रहूंगा जब तक कि हमारा वो चैप्टर पढ़ के हो नहीं जाएगा। हमारा वो चैप्टर रीड करके, लर्न करके, समझ करके, अंडरस्टैंडिंग करके हो नहीं जाएगा, तब तक करते रहूंगा। और यही स्ट्रेटजी सबसे वेल एंड प्रूवन है टॉप करने की। वही जो तुमने 30 डेज में तुमको करना है, यही चीज को तुम्हें फॉलो करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम तो अभी तक के चक्कर में क्या, किस चक्कर में पड़े थे? टाइम टेबल बनाऊंगा, सुबह उठूंगा, शाम को सो जाऊंगा, इस टाइम पे ये करूंगा, ये होमवर्क करूंगा, इस टाइम पे लिखूंगा, इस टाइम पे पढ़ूंगा। अरे ऐसी स्टडी थोड़ी होती है। तुम अपने आप को कैसे भला बाउंड कर सकते हो? हम इंसान हैं और हमारी लाइफ ना फ्रीडम के लिए है, समझ रहे हो? हमको कोई बाउंड नहीं कर सकता अपने टाइम में। हम अपने आप को बांध नहीं सकते किसी भी चीज में। हम एकदम फ्रीली हो सकते हैं, हम तभी बेस्ट काम करते हैं। अगर कोई हमें अगर बाउंड करता है तो हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते, समझ रहा है? तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अपने आप को टारगेट बेस्ड स्टडी करवाओ। टाइम में अपने आप को बाउंड मत करो कि मैं 6 से लेकर के 8 बजे तक यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अगर ऐसा सोचोगे ना तो तुम उस 6 से 8 के बीच में जिसके लिए सोचो कि यही करूंगा, उसको छोड़ के सब कुछ करोगे हमेशा ऐसा होता है, समझ रहे हो ना? ये बात को हमेशा अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है? अगर तुम कहोगे कि मैं 6 से 7 के बीच में सिर्फ पढ़ाई करूंगा, तो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ होगा लेकिन पढ़ाई नहीं होगी ऐसा ही होता है, यही साइकोलॉजी है हमारे दिमाग की। अच्छा, तुम्हें बताता हूं, हम तुम्हें एक साइकोलॉजी की बात बताता हूं, ठीक है? हम जब बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, तुम एक बात बताना, अगर उस छोटे से बच्चे को तुम मना करते हो कि बेटा उधर मत जाना, उधर आग है, तो बेटा बार बार आग के पास ही जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे को अगर तुम कुछ चीज में मना करो ना, तो वो वही काम करता है बार बार तो ये हम इंसानों की फितरत है कि अगर हमको किसी ने कुछ मना किया तो हमें अंदर एक एक जस्ट अंदर से ऐसा आता है कि नहीं नहीं, हमें वो देखना ही है, वो जो भी चीज है उसको मना क्यों किया इसने, अब हमको उसको जानना है उसके बारे में तो ऐसा होता है। इसलिए कह रहा हूं कि अपने आप को तुम बाउंड नहीं कर सकते, हमारा ब्रेन ही वैसा है। हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करनी चाहिए बस। ओके फाइन, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी एक बात बताने जा रहा हूं जिसको तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है। चलो, अब देखो, तो फिर अब तुम्हें करना क्या एग्जैक्टली ठीक है, व्हाट टू डू। अब तुम क्या करोगे फिर? देखो यार, सबसे पहले आज ही मार्केट में जाओ, वहां से मॉडल पेपर खरीदो। अब टाइम बहुत कम बचा है ना, तो वहां से पहले मॉडल पेपर खरीदो। मॉडल पेपर खरीदो, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट खरीद लो, एक प्रैक्टिस सेट खरीद लो, इतना तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ना डाइजेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल तो होगी ही होगी, ठीक है? इस बात को आपको समझ के रखना है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे जरा समझना है। अब जब तुम मॉडल पेपर खरीदोगे तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन लेना, हाँ, तुम्हें ना उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो सबसे पहले मॉडल पेपर में क्या होता है कि जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सेम तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इस मॉडल पेपर में यहाँ पे होते हैं। वही सेम क्वेश्चन नहीं होता, बट क्या होता है ना कि उस तरीके के क्वेश्चन, जो स्ट्रक्चर है पूरे सिस्टम का, उसी तरीके से मॉडल पेपर पूरा रहता है।
ठीक है। अब उस मॉडल पेपर के क्वेश्चन को तुम लोग को देखना है, वो पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं तुम पहले लर्निंग कर लोगे, समझ लोगे चैप्टर वगैरह को, उसके बाद मॉडल पेपर की स्टडी करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने दिन में सुबह रीडिंग की, देन तुमने लर्निंग की, देन तुमने एक्सरसाइज कर लिया, तुमने प्रैक्टिस भी कर ली, राइटिंग भी कर ली, अब तुम रात में क्या करोगे, मॉडल पेपर उठाओगे और मॉडल पेपर में देखोगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 का केपलर्स लॉ जो दिया हुआ है, अगर केपलर्स लॉज के बारे में तुमने आज स्टडी की, आज तुमने उसको रीड किया, उसके बारे में क्वेश्चन लर्न किए, तीनों लॉज तुमने पढ़ लिया है, उसके लॉज 1 लॉज 2 लॉज 3 तीनों तुमने लॉ पढ़ लिए, तो अब उस लॉ से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं, मतलब कि वो तुम्हें कहां से पता चलेगा, मॉडल पेपर से मालूम पड़ेगा। ठीक है, केपलर्स के लॉज तो दिया है, बट केपलर्स के लॉज के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डिस्क्राइब केपलर्स लॉ, क्या बनेगा, डायग्रामेटिक तरीके से डिस्क्राइब करो, किस तरीके से, मतलब क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये तुम्हें मॉडल पेपर में पता चलता है। प्लस उसके आंसर को कैसे लिखोगे, कितना अमाउंट में आंसर लिखोगे। कुछ लोग होते हैं कि छोटा सा क्या उन्हें पॉइंट मिला तो वो भर भर के 2 से 3 पेज लिख के आते हैं और फिर भी उन्हें मार्क्स नहीं मिलता। तो इस तरीके से ना क्या होता है कि तुम्हें इस चीज को समझ के रखना है कि ऐसा नहीं कि भर भर के लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। कम लिखो, इफेक्टिव वे में लिखो, क्वालिटी लिखो, क्वांटिटी मत बढ़ाओ। ठीक है, साइंस में अगर बात करूं मैं तो साइंस में क्वांटिटी नहीं बढ़ानी होती। बाकी ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बार अगर हिंदी इंग्लिश और मराठी का अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे वगैरह जो होते हैं राइटिंग स्किल पार्ट्स का, तो वहां पे तुम कितना भी लिख सकते हो। बट यस, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि वो क्या कहते हैं कि ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। एक ही बुक को रहने दो, उसी को बार बार पढ़ना। ठीक है, अगर ऐसा करोगे ना कि मैं ये भी खरीद लूंगा, वो भी खरीद लूंगा, इसकी राइटिंग स्किल की बुक खरीद लूंगा, वो ग्रामर सेक्शन की वो किताब खरीद लूंगा, वो डाइजेस्ट पढ़ लूंगा, फिर टारगेट भी खरीद लूंगा, नॉलेज भी खरीद लूंगा, अगर ऐसा करोगे ना कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ खरीद खरीद के लेकर दुकान में रखोगे और जब पेपर हो जाएगा तो रद्दी में जाके 2 रुपए किलो बेच दोगे। समझ रहे हैं, यही करोगे और कुछ नहीं। तो सारी बुक्स को खरीदने के चक्कर में मत पढ़ो, जितना अवेलेबल है उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश करो, जितने बार हो सके उसी चीज को रिवाइज करो। बुक को एक ही रखो बट उसको बार बार रिवाइज करो, इतने बार पढ़ लो कि ईच एंड एवरीथिंग याद हो जाए। समझ रहे हो, इस बात को ध्यान देना। कभी भी अगर कोई एक बंदा टॉपर है, अगर उसको बेस्ट बनना होता है ना, तो वो ऐसे किसी भी चीज को याद कर लेता है, ऐसे किसी भी चीज को याद कर लेता है कि उसको इवन पेज नंबर तक याद होने लगते हैं कि ये कहाँ पे क्या लिखा है, ये कंटेंट कैसा है, ऐसे होने लगता है। इस बात को तुम्हें थोड़ा समझना है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त तुम्हें सिर्फ यही करना है कि जाओ बुक्स खरीदो एंड मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बिकॉज मॉडल पेपर से तुम्हें ये पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये तुम्हें वहां पे पता चलेगा किस तरीके से बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है। और जब तुम मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे ना तो ऐसा फील करना कि तुम एग्जाम में ही बैठे हुए हो। 3 आवर 2 आवर का जो भी पेपर है, तुम वही पेपर लिख रहे हो इस वक्त, तुमको यही फील करना है। इस बात को आपको समझ रखना है। चलो, अब तुम लोग मुझसे पूछो कुछ, तुम्हारे सजेशंस, कुछ तुमको पूछना है, एनी डाउट बोलो। क्वेश्चन बैंक, यस क्वेश्चन बैंक आएगा, अपनी गवर्नमेंट क्वेश्चन बैंक दे रही है इस साल एंड डेफिनेटली आएगा। अभी हम लोग की उस दिन मीटिंग थी, तुम लोग को पता चला होगा, है ना, मंत्रालय में। तो क्वेश्चन बैंक आने के पूरे चांसेस हैं। यस रितिका, अनंत कैसे हो, वरुण शर्मा, ओम पढ़ाई करते वक्त स्लीप आता है। अच्छा ओके, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है। यस यस अभिषेक, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो इस बात को तुम्हें समझ के रखना है कि कुछ भी हो जाए क्वेश्चन बैंक आएगा, तो देखा जाएगा क्या होता है। अब सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिले, ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक आने तो दो, तो मैं खुद ही सॉल्यूशन दे दूंगा। गवर्नमेंट जिस दिन क्वेश्चन बैंक दे देगी इस साल, तो मैं तुम लोग को सब प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, ये स्लीपिंग का क्या मेथड, जरा सुनो यहाँ पे। देखो यार, मेरा एक पुराना सा एक डायलॉग जैसा है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जितने लोग भी कहते हैं ना कि जब हम सोने लगते, जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो हमें नींद आती है और हमको नींद आने लगती है। एक बात तुम्हें बताता हूँ, तुम पहले अपने आप को समझ नहीं रहे हो, तुम अपनी प्रॉब्लम को बड़ा बना रहे हो और एक दिन ना ये प्रॉब्लम तुम्हें खा जाएगी अगर ऐसे ही चलते रहा तो। एक बात तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, ऐसे तुम्हारे सामने एक रास्ता है और तुम किसी रास्ते से आराम से जा रहे हो, तुम किसी को कुछ परेशान नहीं कर रहे हो, तुम आराम से जा रहे हो, अचानक से
अचानक फिर जरा ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे एक कुत्ता आ गया, ठीक है, और ये कुत्ता तुम्हें ना दौड़ाने लग गया। अब तुम क्या करोगे जरा बताओ। यहाँ पे ये कुत्ता तुम्हें काटेगा डेफिनेटली। ये डॉग है, ये बहुत बड़ा डॉग है, बुल डॉग है समझो, बहुत इसको बॉडी वीडी है, और ये अब तुमको काटेगा, चाहे जो भी हो जाए तुमको पक्का काटेगा। अगर तुमको पा लिया ना, पकड़ लिया ना इसने, तो तुमको समझ लो काट लेगा, काट ही डालेगा समझो। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? तुम यहाँ पे क्या करोगे जरा बताओ। नहीं, यहाँ पे तुम सो जाना आराम से, तुमको नींद नहीं आएगी यहाँ पे। नींद क्यों नहीं आएगी भाई यहाँ पे? नींद आनी चाहिए ना, सो जाना यार, सो जाने का जैसे ही आएगा ना कुत्ता यहाँ पे सो जाओगे। अरे ऑब्वियसली यार, भागोगे तुम लोग, इतना तेज से भागोगे ना कि मतलब उतना तुमने कभी लाइफ में भागा नहीं होगा। जिंदगी में हम सबसे ज्यादा तेज तभी भागते हैं जब हमको कुत्ता दौड़ाता है, और तब हमें खुद बिलीव नहीं होता कि हम इतना तेज कैसे भाग सकते हैं। अच्छा, हम इतना तेज भी भाग सकते हैं क्या? उसैन बोल्ट हमसे पीछे हो जाएगा क्या? ऐसा सच में कह रहा हूँ, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं है ये, सच में। मतलब फिर बाद में हमें पता चलता है जब हमारा दौड़ के हो जाता है और कुत्ता हमसे पीछे हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि ओ एम जी, हमने इतना तेज भागा, मतलब कुत्ता भी मुझे नहीं पाया। अरे वाह वाह, अपने आप में प्राउड फील होता है ना? तो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, इसी से एक सीख मिलती है, एक यहाँ से मोरल मिलता है, और वो ये है कि जब किसी इंसान के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य और टारगेट होता है, तो उसे भला कैसे नींद आ सकती है? वो टारगेट उसे सोने ही नहीं देगा। अगर तुमने एक टारगेट बना रखा है कि मुझे 90 प्लस निकालना है, तो ये भला टारगेट तुम्हें सोने कैसे दे सकता है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं देगा, और तुम उसके लिए दिन रात बराबर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे और आगे बढ़ोगे। समझ रहे हैं? मतलब बिल्कुल भी तुम्हें नींद नहीं आएगी। ये तुम्हें, ये जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा टारगेट होगा, वो तुम्हें सोने ही नहीं देगा कभी भी। नेवर, कभी भी नहीं। इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। मतलब ना, जिस तरीके से यहाँ पे तुमको इस डॉग ने दौड़ाया, तो तुम्हें भागना ही पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर भागूंगा नहीं ना तो ये पक्का काट लेगा। तो वही है कि अगर पढ़ूंगा नहीं तो 90 कभी नहीं आएगा, तो पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए, स्टडी करनी ही पड़ेगी। भला नींद कैसे आ सकती है? अगर मैं सपोज दैट सो जाऊंगा तो मेरे 90 नहीं आएंगे, सेम वैसे ही अगर मैं भागूंगा नहीं तो ये डॉग मुझे काट लेगा। तो तुम्हारा टारगेट ही तुमने लूज बना रखा है। अगर तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं इतने मार्क्स निकाल के रहूंगा, या मैं अपनी लाइफ में ये करके दिखाऊंगा, अगर तुमने सोच लिया है, तो तुम डेफिनेटली उसके लिए काम करोगे। तुमको नींद नहीं आ सकती, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते हो, तुम कभी भी आलस नहीं करोगे, टालोगे नहीं काम को, कल करूंगा परसों करूंगा, इसी वक्त इमीडिएटली उठाऊं, इसी वक्त करूंगा चाहे जो भी हो जाए। ये तुम्हें समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा? तो कभी भी ऐसे सपने बनाओ जो तुम्हें सोने ही ना दे, नींद आ ही नहीं सकती है। इवन लोग 4-4 घंटे ही सिर्फ सो पाते हैं, उसमें भी उन्हें कम टाइम लगता है, वो जबरदस्ती सोते हैं। सोचो, मैंने खुद ऐसा फील किया है कि जब हमें नींद नहीं आती है और हमको जबरदस्ती सोना पड़ता है कि यार सो जाऊं नहीं तो बीमार हो जाऊंगा, फिर तो कुछ भी काम नहीं होगा। ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना, उनको नींद ही नहीं आती है, वो सोते ही नहीं है मतलब, बट उनको सोना पड़ता है जानबूझ के कि यार सोएंगे नहीं अगर तो हमारा कल का काम नहीं होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, जो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। इस वजह से इस बात को ध्यान रखो, तो ऐसा टारगेट बनाओ जो सबसे बेस्ट हो। समझ रहे हैं? और उसी को तुम्हें फॉलो करना है। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कुछ और तुम्हारा इश्यूज, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाऊं। वो सर, हु इज बेस्ट, नवनीत वर्सेस मास्टर की वर्सेस टारगेट? नवनीत उठा लो, एंड टारगेट क्या IQ भी ले लो। नोट्स, नोट्स तो मैंने दे रखा है यार, नोट्स मैंने दे रखा है, तुम बताओ। यस, मैं साइंस का तुम्हारा अपने नून एकेडमी में पूरा ले रहा हूं, पता है ना, मैं पूरा पढ़ा के दूंगा, पूरे के पूरे पेपर से पहले। ठीक है, पेपर से पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा जितना हो सकेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में उठाता हूं अभी, जरा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, फटाफट लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे। अब देखो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर तुम्हारे सामने सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन आता है, वेट अ मिनट, अगर सपोज दैट तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, तुम किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे? ठीक है, सबसे पहले क्या सोचोगे?
अब देखो क्या होता है यार, बहुत से लोगों के पास, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर हमने जब पढ़ाई ही नहीं की है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी पढ़ाई ही नहीं हुई है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर यही क्वेश्चन हमेशा के लिए सोचते रहोगे ना तो कभी पढ़ाई नहीं होगी, पेपर आ जाएगा और फिर गए काम से। ये बात समझ के रखना। तो ये एक्सेप्शन होते हैं, ये ऐसे लोग को फेल ही होना होता है, क्योंकि यार लास्ट के 30 दिन बचे होते हैं और जब कुछ पढ़ाई नहीं होती तो वो लोग को कुछ नहीं होता, उनको अगर उसमें भी बात नहीं मानेंगे, उसमें भी टालते रहेंगे काम को, तो उनको फेल ही होना होता है। ये रियलिटी है। और कब तक कोई टीचर उसे बार बार पुश करते रहे कि नहीं नहीं हो जाओगे पास, झूठा दिलासा मैं नहीं दे सकता बिल्कुल भी, ठीक है, और ना ही हमारी कोई भी टीम, बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे जरा देखो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ के रखे हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे हो, और जो मैंने आज तुम्हें बताया कि पहले तुमको रीडिंग करनी है, सुबह उठना है, लेक्चर्स देखने हैं और चैप्टर्स को समझना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, नोट्स सारी तुम्हें मिल चुकी हैं उनको लर्न करना है, स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी करनी है। अगर नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, उसे तुम सॉल्व कैसे करोगे, ये जरा तुम बताओ। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्वेश्चन को सबसे पहले, न्यूमेरिकल में बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, पढ़ो उसे, पढ़ने के बाद समझ जाता है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। अब अगर वो न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जांपल अगर साइंस 1 ग्रेविटेशन का कोई भी न्यूमेरिकल है, फ्री फॉल से रिलेटेड कोई भी अगर सपोज न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो उसमें पहले समझो कि अगर बॉल, उसमें कह रहा है कि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ये फ्री फॉलिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, ये सब कुछ तुम्हें समझना पड़ेगा। अब अगर तुमको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो विदाउट फॉर्मूला कैसे तुम कोई न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो क्वेश्चन को करने की रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें थियरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन फटाफट आना चाहिए। करेक्ट आंसर निकालना बहुत जरूरी होता है, अगर तुम करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये तीन चीजें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। हो सके तो तुमको डायग्राम्स निकालने आना चाहिए, डायग्राम अगर दिया है पहले से तो उसको अंडरस्टैंड करने आना चाहिए। इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आया, मान लो फ्री फॉलिंग से रिलेटेड या फिर सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो अब तुम्हें पहले ये तो पता होना चाहिए भाई कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ही नहीं याद है, तो अब सपोज ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब वो क्वेश्चन आ भी जाए और तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा, तो तुम भला कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेट मी नो। यू कांट डू, नहीं कर पाओगे यार, तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को लिखो एक जगह, ठीक है, उस फॉर्मूले को लिखने के बाद याद करो, उसे याद करने के बाद अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अब अगर कोई भी तुमको यहाँ पे दे दे कि जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है, एंड देन एम की वैल्यू मान लो चलो 6 इंटू 10⁻10 है, फिर मास जो हमारा सेकेंड मास चलो मान लो 3 इंटू 10⁸ है, और नीचे कुछ भी समथिंग दे दिया सपोज 4.8 इंटू 10⁻40। अब इतने बड़े कैलकुलेशन को तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे, बताओ। बताओ अगर तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो विद इन अ 2 मिनट 3 मिनट, तो तुम एग्जाम में क्या करोगे, तब तुम फिर गए काम से। तो अब इसको ये, अब ऐसा तो नहीं कि दुनिया में कोई भी बंदा सॉल्व नहीं करता होगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब जब तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे दिखेगा ना, जरा यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, जब तुम्हें कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले तुम्हें, उससे पहले तुम्हें फॉर्मूला करना होगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एग्जाम से पहले बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ेगा। मैं तुम्हारा यहाँ पे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स में ज्वाइन कर लिया करो, अटेंड करके क्वेश्चन पूछा करो, मैं तुम्हें ऐसे कैलकुलेशन को एकदम सिंपल ट्रिक में समझाऊंगा। अदर जगह में तुम देख सकते हो, इट्स योर चॉइस यार, हर जगह भंडार खुला है, पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और कुछ नहीं, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारे पास सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूले के बाद तुम कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो, कैलकुलेशन के बाद भी आंसर सबका निकलता है बट करेक्ट आंसर किसका है वो इंपॉर्टेंट है, और उसी क्वेश्चन को तुम डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, ये ज्यादा जरूरी है। अगर इतनी तीन चीजें नहीं आती हैं तो तुम फिर किसी भी टीचर से सीख लो यार, जाके दुनिया के किसी भी टीचर से सीख लो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब अगर तुमको घर में सपोज राइस बनाना है, चावल बनाने आता होगा तुम लोग को, तो भाई तुम्हें पहले पता होना चाहिए ना कि राइस दिखता कैसे है। राइस पहचानते ही नहीं हो, राइस बनाने चल दिए तुम, क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन का फॉर्मूला ही तुम्हें नहीं आता है।
तो पहले फॉर्मूला याद करो, समझ रहे हो, देन उसके बाद सारे काम करो, समझ रहा है। फॉर्मूला या लर्न करो, फिर फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से यूज करने आना चाहिए, फिर सारी वैल्यूज को पुट करो एंड देन कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाओ, सब हो जाएगा। कभी ऐसा तुमने किया इसके पहले? कभी ऐसा किया तुमने किसी भी चैप्टर का अच्छे से फॉर्मूला लिखा किसी भी जगह में? एक पेपर में ग्रेविटेशन के फॉर्मूले, सेकंड पेपर में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 4 के फॉर्मूले, चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फॉर्मूले, चैप्टर नंबर 7 लेंसेज के फॉर्मूले। तुमने ऐसा लिखा जिसमें जिसमें जिस जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल अवेलेबल है उसके मैंने नाम ले लिए हैं। कभी तुमने ऐसा उनके फॉर्मूले एक साइड में लिखा? नहीं। कभी तुमने खुद से उनके सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किए? नहीं किए। तो अब जरा बताओ कौन टॉपर है, कौन टॉप करेगा, टॉपर कौन बनेगा? वही ना जिसने ये सब किया होगा, समझ रहा है। तो अभी भी टाइम है, अब करना शुरू करो, आज के आज ही सेशन के बाद लिखो, रात में बैठ के आराम से लिखो। हम लोग यहाँ पे खुद लिखवा के सारी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से फायदा उठाओ बस, लेकिन पढ़ना शुरू करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम सभी लोगों के लिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीजों को थोड़ा ध्यान में रखो अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा तुम सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान दो अच्छे से, अब मैं बताता हूँ कि कैसे रिवाइज करोगे। जस्ट वेट अ मिनट, हाँ इज सफरिंग, ओके। देखो यहाँ पे जरा देखो अच्छे से, अब तुम रिवीजन कैसे करोगे, हाउ टू रिवाइज। अब देखो रिवीजन कैसे करोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको रिवीजन करना ही नहीं आता है ठीक है। अब देखो एक सबसे बेसिक सा फंडा है, तुम्हें जरा बताओ रिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो, इस शब्द का मतलब समझो। देखो तुम कहोगे दुनियादारी से मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मीनिंग होता है दोहराना, यानी कि सेकंड टाइम रिपीट करना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अब तुमको यहीं से सारी चीजें पता चल जाएंगी। रिवीजन का मीनिंग क्या है, रिवीजन कैसे करना होता है। देखो दुनिया में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए ना कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता है। हम सबसे अपने लाइफ में एक ही बड़ी गलती करते हैं कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, एकदम बहुत बड़ा करना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर बड़े चीज की शुरुआत छोटी चीजों से ही होती है, और हमें वो पहले छोटा सा कदम तो रखना पड़ेगा यार। और अगर हम वही नहीं करेंगे तब तो गए काम से, ठीक है। इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। अब जरा देखो यहाँ पे, तो दोहराने का मीनिंग क्या है कि जो भी एक बार किया है उसको वापस से रिपीट करना है। तो बस बात यहीं पे खत्म हो गई कि एक बार जो पूरे चैप्टर को पढ़ा है उस चैप्टर को वापस से पूरा एक बार और पढ़ना है, यही तो रिवीजन है। बट बहुत सारे लोग फिर भी पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करें, मतलब ये भी वाला कोई क्वेश्चन है क्या कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन में क्या होता है, अरे जो लोग ये पूछते हैं ना कि रिवीजन कैसे करें, वो अंदर से डर रहे होते हैं, वो डरते हैं कि यार अभी एक बार पूरा पढ़ा है और फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा इसलिए वो लोग पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करें। साइकोलॉजी यही है, तुम्हें पता नहीं है, ब्रेन की साइकोलॉजी यही कहती है। जब हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं और जब हमें कोई रिवाइज करने कहते हैं तो वो पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि यार फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। अरे यार फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा नहीं, तो फिर पूछना शुरू करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। और ये सबसे बड़ी गलत बात होती है, तुम्हें वापस से पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है, खुद के लिए आगे बढ़ना है, दूसरे के लिए थोड़ी आगे बढ़ना है। समझा कि नहीं समझा, इस बात को तुम्हें समझना है। तो बस फर्क कितना होना चाहिए कि अगर फर्स्ट टाइम पढ़ने में तुम्हें यहाँ पे 1 आवर किसी भी चैप्टर को लगा, तो सेकंड टाइम जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें सिर्फ 30 मिनट ही लगना चाहिए। इसके बाद करोगे थर्ड टाइम रिवीजन में तुम्हें सिर्फ 10 मिनट, ऐसे फोर्थ टाइम में तुम्हें सिर्फ 5 मिनट में रिवीजन हो जाना चाहिए पूरे चैप्टर का। जिस दिन ऐसा हो गया समझ जाओ कि तुम सबसे बेस्ट बन चुके हो और तुम्हारा सारा काम हो चुका है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को तुम्हें समझना है। बस टाइम का फर्क समझना, बाकी पढ़ना पूरा है। ईच एंड एवरी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, साइंटिफिक क्वेश्चंस जो होते हैं, फिर उसके बाद वन सेंटेंस क्वेश्चन, फिर जितने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं वो सब के सब तुम जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तुम्हें कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम पढ़ोगे तुम्हें और कम टाइम लगेगा, और यही तो तुम्हारा रिवीजन है। तो रिवीजन में फर्स्ट टाइम वाले पढ़ने के टाइम पे एज कंपेयर टू सेकेंड टाइम में जो रहेगा उसमें तुम्हें टाइम कम करना है। बस टाइम का तुम्हारे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बाकी सेम तरीके से पढ़ाई करनी है, सेम तरीके से रिवाइज करना है, पूरे होल चैप्टर को सेम तरीके से रिवाइज करना है। इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना, ठीक है। यही है रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका। रिवीजन में इसका मतलब ये नहीं कि जो तुमने पढ़ा है उसको छोड़ दो, हाँ, लेकिन एक चीज और है,
कि रिवीजन करने के टाइम पे उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड करो जिसे तुम जानते हो कि ये हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जल्दी नहीं भूलते, हार्ड वाले क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इस चीज को तुम्हें थोड़ा सा समझ के रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, एक मिनट। ओके, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। देखो, हाउ टू लर्न क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि क्वेश्चन को कैसे याद करें। यार बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो ये क्वेश्चन पूछा करते हैं, जरा तुम ध्यान देना अच्छे से, मैं तुमसे पूछता हूँ। अगर सपोज दैट हमारा यहाँ पे यश अवेलेबल है, हेलो यश, उमेश, किरण, सभी लोग यहाँ पे हो, आपका दोस्त लिसन टू मी, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ, यस, करुणा, डोरेमोन, सत्यम, क्या बात है, सभी लोग सुनो यहाँ पे। अगर मैं तुम लोग से कहूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं याद किसी भी चीज को कैसे करूं, मैं किसी चीज को लर्न कैसे करूं, तो तुम मुझे क्या बताओगे? तुम बोलोगे यार ये भी भला कोई पूछने की बात होती है कि लर्निंग कैसे करें, याद कैसे करें, ये भी भला कोई बात होती है? मतलब कोई भला कैसे बता सकता है कि तू ऐसे याद कर भाई, तुमको ऐसे पढ़ना है? देखो सुनो, बताता हूं तुम्हें। अगर ना, एक बात तुम्हें बताता हूं, अगर सपोज दैट कोई एक इंसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा, थोड़ा सा फैक्चुअल बनो यार, मीन्स ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है तुम बस वही करते जा रहे हो। और एक दूसरा बी नाम का इंसान है। अब अगर बी ने ए को एक थप्पड़ मार दिया जोर से, तो ए वाला बोलेगा कि अब मैं कैसे याद करूं कि मुझे इसने थप्पड़ मारा था, मुझे भूल जाता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा था। ऐसे होता है क्या? उसे हमेशा याद रहेगा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था। वो कभी पूछेगा नहीं कि मुझे बताओ यार कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, अब मैं कैसे याद करूं कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है। मुझे भूल गया कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था। चला बताओ, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सुनो बताता हूँ, कभी भी जो लर्निंग की चीज होती है ना, वो इमोशन है, वो एक फीलिंग होती है याद करने वाली चीजें। और कभी भी किसी भी फीलिंग को तुम बता नहीं सकते हो किसी के सामने, क्योंकि वो चीज अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे सामने एक लड्डू रखा हुआ है, तो उस लड्डू के टेस्ट को बताओ, तो आधे लोग कहेंगे मीठा है, तो मीठी तो सारी मिठाइयां होती हैं, लड्डू का मतलब जो टेस्ट है कैसा है, बता पाओगे कभी? एक्सप्लेन कर पाओगे? नेवर। अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो घर में अगर तुमने कोई परफ्यूम लगाया, तो बताओ ये परफ्यूम कैसा है, तुम एक्सप्लेन कर पाओगे? तुम कहोगे कि ले भाई तू खुद ही सूंघ ले। बट मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मुझे सूंघना नहीं, तू बता कि वो परफ्यूम कैसा है, उस परफ्यूम का पूरा जो तुम सूंघ रहे हो कैसा है, मतलब एक्सप्लेन करो उसको, वो क्या चीज है, वो कैसा है, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसे फील किया जाता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स उसे सेंस करते हैं, समझ रहे हैं, और ये पूरी बायोलॉजी है, हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सारी चीजें होती है, वैसे ही लर्निंग भी है। लर्निंग को भी तुम लोग ना ये बता नहीं सकते हो तुम लोग कि ऐसे याद करो, कोई भी चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वो अपने आप याद हो जाता है। तुम्हारा नाम तुम्हें कैसे याद है, समझ रहा है, तो वो हो जाता है, समझ रहा है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि किसी भी चीज को अंडरस्टैंड की जाती है, ठीक है, और फिर वो याद होता है। किसी भी चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है, समझ रहा है, बार बार तुम्हें उसे रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके होता है। बार बार मेमोराइज करोगे, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम तुम्हें कभी भूलता है क्या? क्यों नहीं बोलता है जानते हो? क्योंकि तुम ना अपने नाम को आज तक करीबन हजारों बार बोला होगा, बचपन से लेके आज तक। तुम्हारे फ्रेंड, तुम, और तुम्हारे घर में तुम्हारे टीचर, मैं, सब लोग तुम्हारा नाम हजार बार तुम्हारे सामने बोलते हैं। तुम अपने नाम को देखते हो, सुनते हो, उसे फील करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम तुम्हारे दिमाग से कभी हटता नहीं है। वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच चुका है, और नेवर, वो कभी नहीं भूलेगा तुम्हें, समझ रहा है। तो मेमोराइज करने से याद होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनमें इमोशंस जुड़े होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई रोड के नीचे अगर एक बंदा है और उसने पढ़ाई करना शुरू की, वो गरीबी में बहुत ज्यादा बेचारा झेला है, और उसे बहुत गरीब इंसान है वो, और उसने पढ़ना शुरू किया, तो वो कभी ये नहीं भूलेगा कि वो बहुत गरीब था। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं इतना गरीब हूं, और वही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बनता है, क्योंकि वो गरीब है और इस वजह से वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, समझ रहा है, तो वो उसका मोटिवेशन बनता है। कोई बहुत सारे लोग होते हैं वो बार बार मेमोराइज करते हैं। यार कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ जो चाहते हैं कि मैं किसी चीज को भूल जाऊं, तो ये मालूम है, जिस तरीके से याद करने का कोई तरीका नहीं होता, उस तरीके से भूलने का भी कोई तरीका नहीं होता। समझ रहे हो? ये भी ध्यान रखना, ये पूरा ब्रेन है, दिस इज टोटली अबाउट बायोलॉजी, और हमें उसी हिसाब से अपने आप को समझना चाहिए। हमें फुलिश नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी।
तो वही तुम्हें कहता हूँ कि कभी भी आज से पूछना मत कि कैसे याद किया जाता है किसी चीज को। हाँ, अगर तुमको फिजिकली वे में मैं तुम्हें बताऊं तो एक काम करो, किसी भी क्वेश्चन को बार बार लिखो। समझ रहे, इस बात को आपको समझना है। यस यू कैन आस्क हियर, यस व्हाई नॉट आस्क मी। ठीक है, इस बात को तुम्हें समझना है। तो बार बार तुम किसी चीज को राइट करो, उसे बार बार मेमोराइज करो और एक बार उसको अच्छे से समझो। देखो मैं क्या करता हूँ लर्निंग करने के लिए, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं ना किसी भी चीज को, अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन का आंसर आता है ना, ठीक है, यस आपको जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है ना हमारे सामने, तो मैं उसको ना अपने किसी भी रियल लाइफ से उसे कनेक्ट कर देता हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और वो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं उस कौन से रिलेटेड क्वेश्चन को आइसक्रीम से क्या करता हूँ, उसे ऐसे मैं रिलेट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे आज आइसक्रीम खाई थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये आइसक्रीम वाला क्वेश्चन ऐसे आया था। समझ रहे हो? फिर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको किसी नेचर की व्यू से एकदम उसे कनेक्ट कर देता हूं। समझ रहा है? तो अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन हमें हमेशा के लिए याद रहता है, और जब हमें उसकी जरूरत होती है तो वो क्वेश्चन हमें हमेशा याद आ जाता है। ठीक है, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस इस तरीके से याद करो, लिखो बार बार, उसे समझो, और आंसर में तुम्हें बोर्ड एग्जाम में उस आंसर को लिखना है, इसलिए तुम उस चीज को पढ़ो और अपने आप याद होने लगेगा। ये पूरी फीलिंग्स होती है। अब देखो क्या होता है ना, कि जब तुम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, तुम्हें याद क्यों नहीं होता है, मैं ये प्रॉब्लम तुम्हें बता सकता हूं। अब तुम किताब उठा के पढ़ने बैठ गए हो, तुम सोचते हो कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, मेरा वो फ्रेंड है, मुझे उससे बात करनी है, मेरा आज कॉलेज में टीचर ने मुझे ऐसे कह दिया, आज मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ भाव नहीं दिया। समझ रहे हो? आज मैंने होमवर्क करना है पूरा, आज मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, आज मुझे ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या करना है। तो जब किताब उठा के बैठे हो, सपोज चलो मैं तुमको एक साइकोलॉजिकल तरीके से बताता हूँ, सही बात है कि नहीं तुम कह देना। तुम यूट्यूब में जाते हो, सपोज दैट तुमको देखना था साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 हीट। तुमने मन बनाया कि आज हम साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 का जो हीट चैप्टर उसे खत्म करेंगे पढ़ के। और तुम जैसे ही यूट्यूब के अंदर एंट्री मारे, तुम्हें पहले ही नंबर पे कोई दूसरा वीडियो दिख गया, तुमने उसमें क्लिक कर दिया, और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या देखने आए थे। समझ रहे हैं? तुमको हीट चैप्टर देखना था, चैप्टर नंबर 5 सर्च करके तुम सर्च करने आए थे, और कहां चले गए? पहले नंबर की वीडियो में, फीड में। और जैसे ही उसमें गए, तुमने अपना 10 मिनट उसमें बर्बाद कर दिया। अब क्या होता है, लॉजिक देखो, 10 मिनट देखने के बाद नीचे भी स्क्रॉल करते रहोगे ना, वहां से भी दूसरा वीडियो मिल गया, अरे इसको भी देखते 10 मिनट। और इस वक्त जो ये तुम सब कर रहे हो, तुम ये भूल चुके हो कि तुमको हीट पढ़ने आना था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, झूठ मत कहना। मुझे साइकोलॉजी टोटली पता है क्या होती है, मैं ये बात ध्यान रखना अच्छे से, टोटल साइकोलॉजी मैंने पढ़ रखी है, एंड ये ऐसा ही होता है, दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल भी झूठ नहीं कह सकते तुम मेरे सामने। ठीक है, यही चीज तुम्हें ध्यान देनी है। अब जब तुम इसको 10 मिनट यहां भी कर दिए, अब तुम्हें जब तुम 10 मिनट के बाद निकलते हो ना, तो कसम से कहना, तुम्हें ये भी भूल जाता होगा कि मैं करने क्या, यार मैं यूट्यूब में क्यों आया था। थोड़े टाइम बाद तुम्हें भूल जाता होगा कि यार हम यूट्यूब में क्यों आया था, मैं यार यहाँ पे क्यों आया था, या मैं क्यों देख रहा हूँ। ऐसा तुम्हें निकल लगता होगा तुम्हें कि यार ये मैं क्या करने आया था, मुझे क्या सर्च करना था, तुम ये भी भूल जाते हो। ऐसा होता होगा। थोड़े टाइम बाद तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि यार मैं क्या सर्च करने आया था। और जब तुम यूट्यूब से बाहर निकलोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा यार मुझे तो हीट चैप्टर को सर्च करना था। फिर तुम हीट चैप्टर के पास जाते हो, और अब देखना जरा तुमने अपने आप को क्या कर लिया है, तुमने अपने आप को फंसा लिया है। अब जैसे ही तुम ना हीट चैप्टर को सर्च करोगे, क्योंकि अब तुम सर्च करके पढ़ोगे, हाँ, तो तुम पढ़ना शुरू कर दिए। अब जैसे ही तुम हीट चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो वो हीट चैप्टर को तुम नहीं पढ़ रहे होगे, क्योंकि तुमने तो इसके पहले 10 मिनट की दो दो वीडियोस देख रखी है ना। तो वो कहां जाएगी? वो जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो वो तुम्हारे मन में वही चल रही होगी, और चालू है हीट का चैप्टर। समझ रहे हो? तो हीट का चैप्टर चालू है, और जो तुमने स्टार्टिंग में आके डिस्ट्रैक्ट हुए थे ना, वो वाले चैप्टर तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता है? यही चीज होती कि नहीं होती है? और यहां भी डिस्ट्रैक्शन हो गया कि चैप्टर तो अब तुमने चालू भी कर लिया, फिर भी वही चीज हो रही जो तुमने यहां पे करके रखा था ऑलरेडी। ये बात सोचो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि तुमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें याद नहीं होता, तुम अपने आप को खुद ना कमजोर समझते हो, अपने आप को वीक समझ रहे हो, और तुम ना अपने आप को जानबूझ के किसी दूसरे जगह में आग में जाके डाल रहे हो।
समझ रहे, जानबूझ के अपने आप को फंसा रहे हो, जानबूझ के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। करना एक काम था, तुम खुद अपने आप में ये नहीं हो कि मुझे ये टारगेट पाना है, समझ रहा है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर इश्यू है, इसलिए तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें क्या करना है तुम खुद भूल जाते हो, तो कैसे तुम लोग टारगेट पाओगे 90 प्लस का, 80 प्लस का? समझा तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम वीक क्यों हो, ये समझा क्या? तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा कि तुम वीक क्यों हो, सब तुम्हें यही कहेंगे कि पढ़ता नहीं है, मम्मी कहेंगे घर में पढ़ता नहीं है, ट्यूशन में जाओ पढ़ता नहीं है, घर में कहेंगे, सब ताने मारते हैं, बट तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें कोई नहीं बताएगा ना, तुम्हें समझेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो तुम्हें अब से क्या करना है, अब से तुम्हें अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करना है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन, सर कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? तो यार अब तुम ही बताओ, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? कोई दुनिया में फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बढ़ जाता है कि जब तुम यूट्यूब में जाओ तो सीधा सिर्फ हीट में ही फोकस करो, तो बस यही है कॉन्सेंट्रेशन, बढ़ गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पे कोई मूल मंत्र लिखा हुआ है, ये मंत्र पढ़ दिया अद्रम बद्रम स्वाहा तो बस खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, 5:15 को लेक्चर रहेगा श्रुति का, ठीक है, 5:15 को मैंने मैसेज पोस्ट किया है ना, तुम्हें पता चला होगा, ठीक है, तो 5:15 को रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो इस बात को समझा, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? जब तुम जाओ वाईटी में तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, या नून अकेडमी में आते हो तो सिर्फ और सिर्फ जिस ग्रुप में तुम जाके पढ़ना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ तुमको वहीं पे फोकस करना है, एंड नथिंग। समझा? तो बस यही होगा कि तुम कंसंट्रेशन वाले इंसान बन गए, यहीं पे तुम बदल जाओगे, ऐसे होता है। समझ गया कैसे कंसंट्रेशन? और धीरे धीरे ऐसा करते करते तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे एक दिन कि तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता दुनिया में, तुम सबसे एकदम बेस्ट इंसान बन जाओगे। ये सारे तरीके होते हैं दुनिया में आगे बढ़ने के, समझा? तो इन बातों को अपने लाइफ में हमेशा याद रखना। और लास्ट मिनट स्टडी कैसे करोगे ये बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कल 29 अप्रैल है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 डेज बचा है, तो अब तुम क्या करोगे? सबसे पहली बात, बार बार पेपर के बारे में सोचोगे नहीं कि मेरा कल पेपर है, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा पेपर कैसे लिखूंगा, ये बिल्कुल नहीं सोचोगे। वाई? बिकॉज अगर ऐसा सोचते हो तुम्हारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो जो भी याद है वो भी भूल जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, और बार बार वही वही सोचते रहोगे कि क्या होगा पेपर में, क्या होगा पेपर में। पढ़ने बैठोगे तो भी वही सोचोगे कि क्या होगा पेपर में, क्या होगा पेपर में, और यही सोचते सोचते तुम पढ़ नहीं पाओगे। इस बात को प्लीज फोकस करना अच्छे से, ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और उसके बाद जो मैं तुम्हें बताता हूं, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने पूरे साल भर में पढ़ा है पेपर के लिए, उस चीज को वापस से तुमको अच्छे से रिवाइज करना है, जितना कर सकते हो। अगर 20 चैप्टर पढ़ा है, अगर तुमने पढ़ रखा था लेकिन तुम रिवाइज 10 का कर पा रहे हो, 10 का ही रिवाइज करो, फिर 15 का कर पा रहे हो, 15 का कर लो, ठीक है, अच्छी बात होगी। समझ रहे हैं? तो जितना तुमने पढ़ा है उतना अच्छे से रिवाइज करो। क्या होता है ना कि रिवाइज करने के टाइम पे आलस भी आता है एग्जाम के 2 दिन पहले, तो उस आलस को थोड़ा सा ना हटाना पड़ेगा तुम्हें, उस वक्त तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और इस तरीके से तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जाम से जस्ट थोड़े टाइम पहले तुम्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई होना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है उसको सुन लो और उसके से टेंशन में आ जाओ, घर के टेंशन में आ जाओ, कहीं और के टेंशन में आ जाओ, बिल्कुल ऐसा प्लीज मत सोचना, वरना फंस जाओगे। समझ रहा है? फिर ऐसा होगा कि तुम्हारा ब्रेन बार बार वही वही सोचेगा, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन में नहीं होना, टीवी बिल्कुल मत देखना उस टाइम पे। वाई? बिकॉज टीवी में जो इंटरटेनमेंट का सिस्टम है वो तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेगा, बार बार वही वही घूमेगा, और इस वजह से तुम्हारे, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे 5 मिनट का टीवी देखना ही तुम्हें ना इतना खतरनाक बर्बाद कर देगा ना कि क्या बताऊं मैं, क्योंकि 5 मिनट में तुमने पता नहीं कोई ऐसा सीन देख लिया यार, और वही सीन तुम्हारे दिमाग में बार बार चलना शुरू हो जाएगा। तुम कोई काम करने जा रहे हो और तुमने अगर टीवी में कोई भी सीन देख लिया, वो 2 मिनट का क्लिप भले ना हो, और वही क्लिप फिर तुम्हारे दिमाग में घूमना शुरू हो गया ना, तो फिर तुम्हारे दिमाग में सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन नहीं आएगी रे बाबा, ना ही केपलर्स रूल याद आएगा, ना ही तुमको हेरिडिटी की डेफिनेशन याद आएगी, ना तुमको एनिमल क्लासिफिकेशन के फाइलम याद आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं याद आएगा, तुम्हें सिर्फ वो 2 मिनट का सीन दिखाई देगा। और तुम कहोगे कि 2 मिनट देखने से क्या होता है, 2 मिनट का ये धमाका होता है और कुछ नहीं। तो कहीं भी कोई भी वीडियोस वाईटी पे, ना कहीं टीवी में कोई भी सीरीज, कोई भी कुछ भी नहीं देखना है, मतलब सिर्फ बुक सामने होनी चाहिए लास्ट मिनट में, वरना सच कहता हूं धमाका हो जाएगा तुम्हारे पूरे बॉडी में, पूरा ब्रेन में, पूरे
दिमाग में, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, मेहनत करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज तुम्हें दिए हैं, जो भी मैंने तुम्हें बताया है। आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे डिस्कवर कर लिए यहाँ पे और उन्हें कवर किया है। ठीक है, सब कुछ मैंने तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बता दिया है, तो जिसे तुम्हें शिद्दत के साथ अच्छे से फॉलो करना है, जो जो मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि ये सब तुम सबके लिए था। अब गाइस हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप रहने वाला है कल, तुम सब कल आ सकते हो इस वर्कशॉप में। अगेन तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तुम अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर सकते हो सारी चीजें। अच्छा, बोर्ड में हैंड राइटिंग मैटर करती है क्या? देखो एक बात तुम्हें बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ ना, तो लास्ट मिनट में हैंड राइटिंग सुधारने के चक्कर में मत पड़ो कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए। लास्ट मिनट में ना डेफिनेशन ज्यादा याद करो, हैंड राइटिंग जैसी भी है रहने दो, समझ गया। लेकिन अगर कहना ही है तो एक बात कहता हूं कि अगर सपोज दैट कोई खाना खा रहे हो, तो अगर खाना ही खाना है तो आप ही बताओ, चाहे नॉर्मल खाना खाओगे तो भी पेट भरेगा, और अगर अच्छा खाना खाओगे तो भी पेट भरेगा। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो खाना कैसा भी खाओ पेट तो भरना ही है, लेकिन वो खाना कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही अगर तुम कंटेंट लिखते हो एग्जाम में, तो लिखा तो है कंटेंट पूरा, लेकिन अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा है या खराब खराब में ऐसे जाके पूरा छाप के कुछ भी अगड़म बगड़म लिख के आ गए हो, तो वो मैटर करता है। अब अगर तुम अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग लिखोगे तो टीचर देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, टीचर को अच्छा लगेगा। कुछ भी लिख के आओगे ना तो टीचर देखेगा कि क्या लिखा है, लिखा तो सब सही है लेकिन ऐसा लगेगा उसको ना, मन नहीं करेगा अच्छे से देखने में, तो फिर वो कैसा भी मार्क्स देगा। समझ रहे ना कहीं ना कहीं? तो इस तरीके से तुमको थोड़ा समझ के रखना है, मतलब कि अपनी हैंड राइटिंग अगर नहीं अच्छी है तो आप लास्ट मिनट में हैंड राइटिंग पे वर्क मत करो। अब लास्ट मिनट में सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करो, राइटिंग कैसी भी हो सुधर जाएगी। मेरी खुद राइटिंग अच्छी नहीं है यार, समझ रहे हो ना, मेरी खुद की राइटिंग अच्छी नहीं है, मैंने राइटिंग में कभी वर्क नहीं किया, क्योंकि मैं ना कंटेंट को याद करने में फोकस करता हूँ, उसको कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस करता हूँ। राइटिंग तो डॉक्टर की भी अच्छी नहीं होती है, उसमें कौन सा बड़ी बात है, समझ रहे हो ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे लिखते हैं, हमें क्या पता है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में फोकस करो, प्लीज, यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। चलो ठीक है, यस यस उमेश, परफेक्टली। तो यस अनंत, तेजस, ऋतुजा, सपना, दर्शन, आदित्य, नीलेश, पवन राज, चलो निकलते हैं अभी। सभी लोगों को बाय बाय। यस तन्वी, सुदीप्ता, गौरी, नैना, प्रेम, चलो ठीक है। यस गाइस, सो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। बहुत ही मजा आया तुम सबसे बातें करके। सर कैन यू गिव योर नंबर और एनी सोर्स वेयर आई कैन कॉन्टेक्ट टू यू? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह शेयर नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट तुम यहाँ पे मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो सो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। मिलेंगे कल के वर्कशॉप में 14 को, जो हमारा वर्कशॉप रहेगा सेम टाइमिंग पे, बहुत ही मजा आएगा। सिर्फ तुम सबके लिए अरेंज किया गया है। ठीक है, सभी फ्रेंड्स में इसके बारे में शेयर कर दो इन्फॉर्मेशन, सभी लोग को बता दो। ये बेसिकली क्लास 12th के लिए होगा, बट तुम्हें भी बहुत कुछ पता चलेगा कि तुम्हारे जो तुमसे बड़े वाले स्टैंडर्ड के लोग हैं उनके लिए क्या रूल्स होता है, तुम्हें आज ही पता चल जाएगा कल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो मिलेंगे कल, बाय बाय। इसके बाद लेक्चर रहेगा फिर से 9th वालों के लिए, सभी 9th वाले बच्चे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अपना अभी 3:15 को यहाँ पे लेक्चर रहेगा, थोड़ी सॉरी 4:15 को, तो 4:15 को भी जस्ट 10 मिनट बाद लेक्चर रहेगा सेम मेरे ग्रुप में, ज्वाइन हो जाना, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।